सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मॉम, आपको कितनी बार बोला है मुझे खाने को मत पूछा करें, मैं बाहर खाकर आया हूँ। आपको एक बार में एक बात समझ नहीं आती है क्या? शालिनी जी ने अपने छोटे बेटे युवी से पूछा तो युवी तिड़क गया। वे चुपचाप कमरे से निकल आई। बेटा, खाना लग गया है, खाना खा लो। मम्मी, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं खुद खा लूँगा, आप मेरे रूम का दरवाज़ा बंद कर दें। युवी से पूछने के बाद शालिनी जी अपने बड़े बेटे वंश के कमरे में खाने के लिए पूछने के लिए गई तो उसने भी माँ को खाने के लिए मना कर दिया। युवी कहाँ है? उसे भूख नहीं है क्या? या कल रात की तरह आज भी दोस्तों के साथ पेट भर कर आया है और वंश का काम भी रोज़ की तरह अधूरा होगा। रात के खाने के लिए खाने की टेबल पर बैठे रघुवंश प्रताप सिंह जी ने अपनी पत्नी शालिनी से पूछा, जी, युवी को भूख नहीं है और वंश बिजी है। मैंने पूछा था लेकिन मना कर दिया। शालिनी जी ने अपने पति को जवाब देते हुए कहा। रघुवंश जी और शालिनी जी खाने के टेबल पर अकेले बैठे खाना खाने लगे। यह आज की नई बात नहीं थी, अब तो हर रोज़ का यही काम हो गया था। शालिनी जी कहने लगी कि दोनों बेटों की अब शादी करा देनी चाहिए। हो सकता है पत्नियां आने पर सही समय पर एक साथ बैठकर खाना खाने लगें। पति ने कहा कि हाँ, वंश के लिए मेरी नज़र में एक लड़की है, अच्छे संस्कार वाली लड़की है। वंश के जीवन में आएगी तो वंश भी अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। कल ही मैं अपने दोस्त विक्रम से बात करता हूँ। अगले दिन रघुवंश जी अपने दोस्त विक्रम से इस बारे में बात करते हैं तो विक्रम बोलते हैं, एक बार बच्चों की मर्जी भी जान लेते। रघुवंश बोलते हैं कि ठीक है, बच्चों को मिलवा देती हैं। फिर रघुवंश अपने घर आ जाते हैं और वंश से इस बारे में बात करते हैं। वंश कहता है, लेकिन डैड, अभी तो मैं शादी नहीं करना चाहता। अभी नहीं तो कब करोगे? यह सही वक्त है। बस रघुवंश जी वंश की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं। वंश मान जाता है। शालिनी जी युवी के पास जाकर उसको भी साथ चलने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो आने के लिए मना कर देता है। अगले दिन वंश को लेकर उसके मॉम डैड विक्रम के घर चले जाते हैं। विक्रम की बेटी कोमल वंश को पसंद नहीं आती है। कोमल एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी, लेकिन वंश उसे रिजेक्ट कर देता है। कोमल सहम जाती है। उसके पिताजी भी अपनी बेटी के लिए वंश के रिजेक्ट करने पर शर्मिंदा हो जाते हैं और वहाँ बैठे रघुवंश जी और शालिनी जी भी उनके बेटे द्वारा कोमल को रिजेक्ट करने पर होश हो जाते हैं। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन दोनों को भी अपने बेटे की इस हरकत पर शर्मिंदा होना पड़ा। वे चुपचाप वहाँ से चले आते हैं और घर आकर वंश से इस बारे में बात करते हैं। वंश गुस्से में बोलता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही मना किया था, लेकिन आप लोग नहीं माने, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे वो लड़की कहीं से भी मेरे लायक नहीं लगी, वो मेरे टाइप की नहीं है। रघुवंश जी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि बेटा, ये टाइप क्या है तुम्हारा? क्या कमी है उस लड़की में? संस्कारी लड़की है, तुम्हें और इस परिवार को अच्छे से लेकर चलेगी। ओ डैड, शादी मुझे करनी है, परिवार को नहीं। वंश अपने डैड की बात को बीच में ही काट कर बोलता है और चला जाता है। मॉम डैड दोनों उसके इस बर्ताव को देखकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। शालिनी जी अपने पति के कंधे पर हाथ रखती हैं और फिर दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। रघुवंश जी का शुमार शहर के टॉप बिजनेसमैन में होता था। वे उच्च विचार, दृढ़ निश्चयी, उत्तम व्यक्तित्व के मालिक थे। एक बेहतरीन पति और बेहतरीन पिता थे। शालिनी जी से बहुत प्यार करते थे और शालिनी जी को खुश रखने के लिए कभी कभी छेड़छाड़ भी करते रहते थे। कभी कभी छेड़छाड़ में ही उनकी पत्नी रूठ जाती तो फिर उन्हें मनाने के लिए लाख जतन करते। यूं ही हंसते खेलते दिन गुजर जाता था। रघुवंश जी को विरासत में अपने माता पिता से घर और कुछ दुकानें मिली थी, जिन्हें बेचकर उन्होंने एक कंपनी खड़ी की, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। रघुवंश जी की एक बहन है नीता, जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। लड़का पेशे से एक ड्राइवर था, तो रघुवंश जी उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। रघुवंश जी उच्च शिक्षित व्यक्ति थे।
तो उनके विचार भी उच्च थे। वह चाहते थे कि उनकी बहन की शादी अच्छे घराने में ही हो, लेकिन इनके खिलाफ जाकर इनकी बहन ने शादी की थी, तो रघुवंश सिंह जी ने उनसे सब रिश्ते तोड़ डाले। रघुवंश जी और शालिनी जी के 2 नहीं 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा रोनित, मंझला वंश और छोटा युवी। रोनित खींचतान के 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी पढ़ने में, और रघुवंश जी का सपना था उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रोनित को आगे पढ़ने के लिए अनेक प्रकार के जतन किए, लेकिन सब में असफल रहे। आखिर में रघुवंश ने रोनित को बहुत मारा पीटा और उसे घर से जाने के लिए बोल दिया। वह घर से चला गया। शालिनी जी ने बहुत रोका, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी याद में वे रोज़ रोज़ आंसू बहाती तो रघुवंश जी देखकर गुस्सा हो जाते और कहती कि ऐसी औलाद का तो मर जाना ही बेहतर है, जो अपने माँ बाप का सपना भी पूरा ना कर सके। लेकिन माँ बाप का दिल था, बच्चे के लिए अंदर से तड़प रहा था। यही ख्याल आता रहता था कि वो गया होगा तो कहाँ। तो रघुवंश जी ने पता करवाया तो पता चला कि वह अपनी बुआ के पास है। यह जानकर वह और शालिनी बेफिक्र हो गए। वो दिन और आज का दिन, ना तो रोनित लौट कर आया और ना ही उसके माता पिता उसके पास गए, लेकिन वह अपनी माँ को फ़ोन करता रहता था और अपने माँ बाप का हाल जानता रहता था। यह बात उसके पिता को नहीं पता थी। शालिनी जी कई बार जिद कर बैठती, लेकिन रघुवंश जी ने उन्हें उससे ना मिलने की सख्त हिदायत दी हुई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, वंश और युवी भी बड़े हो गए, उच्च शिक्षित बने और वंश अपने डैड के साथ कंपनी में लग गया। लेकिन युवी का सपना सिंगर बनने का था। वह अपने डैड के खिलाफ जाकर अपना सपना पूरा करने में लग गया। वह आए दिन अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करता रहता। पार्टी, लड़की, नशा, यह सब काम उसके लिए आम सी बात थी। लेकिन उसके इस व्यवहार से उसके मॉम डैड परेशान रहते थे। दोनों बेटे अपने अपने हिसाब से चलते, अपना अपना राग अलापते थे। ना ही दोनों के पास अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाने का समय था, ना ही उनके पास बैठकर 2 बातें करने का। रघुवंश जी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। एक बार जो मुंह से निकाल दिया उसी पर अटल रहते थे। मगर दोनों बेटों ने जब से जवानी में कदम रखा तो अपनी हेकड़ी दिखाने लगे। यहाँ तक कि कोमल को रिजेक्ट करके वे अपने माता पिता का सर झुकवा दिया। अब रघुवंशी इसी अफसोस में बैठे सोच रहे थे कि तीनों औलाद ऐसी निकलेगी, सोचा भी नहीं था। कौन से कर्मों का फल मिल रहा है हमें। कुछ दिन बाद वंश अपनी पसंद की लड़की टीना से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे घर ले आता है। उसके मॉम डैड देखकर हैरान हो जाते हैं। एक संस्कारी लड़की को रिजेक्ट करके उसने मॉडर्न लड़की से शादी की, जिसे यह भी नहीं मालूम कि अपने सास ससुर के सामने कैसे कपड़े पहनकर जाएं। वंश और टीना आते ही उनका आशीर्वाद लिए बगैर अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरे से खूब हंसी मजाक की आवाज़ आती है। रघुवंश जी और शालिनी जी खामोश रहकर सब देखते रहते हैं, लेकिन कुछ भी कहना सुनना सही नहीं समझते, क्योंकि जब औलाद सामना करने लग जाए तब कुछ ना कहना ही बेहतर होता है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। रघुवंश जी ने अपना घर परंपराओं, रीति रिवाजों, मर्यादाओं और अपने ख़ानदान की आन बान शान के अनुरूप बनाया था, लेकिन उनके बच्चे उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों, मर्यादाओं की शान को तार तार करने में लगे हुए थे। उनके मान सम्मान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए थे। उनकी टीना अपनी सास को कुछ भी मान सम्मान नहीं देती थी। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि जब हमारे पास इतना पैसा है तो हम यहाँ रहकर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करें, हम विदेश चले जाते हैं। वंश भी अपनी पत्नी की बात मानकर अपने डैड से अपना हिस्सा मांगता है। रघुवंश जी कहते हैं कि किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम, यह सब मैंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खड़ा किया है। हाँ, तुमने जितना वक्त कंपनी को दिया है उसके हिसाब से तुम्हारा भुगतान किए देता हूँ। वह चेक में रकम भरकर अपने हस्ताक्षर करके उसे थमा देती हैं। वह अपने डैड को गुस्से की नज़रों से देखता है, लेकिन उसमें इतनी रकम थी कि आराम से विदेश में जाकर बसा जा सके। वंश और टीना अगले दिन चले जाते हैं, लेकिन माँ के दिल पर बहुत जोर पड़ता है। धीरे धीरे उससे उसके बेटे जुदा होते जा रहे थे, लेकिन वह भी अपनी आंखों से सब देख रही थी। अपने पति के फैसले पर उन्हें कोई खेद नहीं होता था। कुछ दिन बाद पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की खबर फैल जाती है और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग जाता है। कोरोना नामक बीमारी लोगों को घेर लेती है।
इसी बीच रघुवंश जी भी कोरोना की गिरफ्त में आ जाते हैं। शालिनी जी घबरा जाती हैं। विक्रम जी और शालिनी जी उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा देती हैं। कंपनी भी बंद हो चुकी थी और जो जमा पूंजी थी उसमें से कुछ वंश को दे दी थी। उन्हें हॉस्पिटल में 15 दिन हो जाते हैं। उनकी हालत में कोई सुधार ना था, लेकिन पैसा बहुत लगता जा रहा था। युवी को तो डैड की कोई फिक्र ना थी। वह अपने डैड के पास आने से परहेज़ कर रहा था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। लेकिन रोनित अपनी माँ के पास फ़ोन करता रहता था। जब उसे पता चला उसके डैड बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वह लॉकडाउन या कोरोना की परवाह ना करते हुए तुरंत आ जाता है और अपने डैड का हर तरह से साथ देता है। उसकी बुआ और फूफा जी भी अपने भाई के घर आ जाते हैं और पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। रघुवंश जी अब जमा पूंजी से खाली हो चुके थे, लेकिन रोनित सब संभाल लेता है, क्योंकि रोनित ने अपने घर से बुआ के घर आने के बाद अपनी मेहनत और लगन से 15 साल के अंदर इतनी तरक्की कर ली थी कि वह अपनी बुआ का भी अच्छे से ख्याल रखता था और अब अपने डैड का सहारा भी बन गया था, क्योंकि खून तो उसकी रगों में रघुवंश जी का ही था, दिमाग तो बिजनेसमैन का ही था। उसने अपना खुद का मॉल खड़ा कर लिया था, लेकिन अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि अपने माँ पिता के आशीर्वाद के बिना और उनकी मर्जी के बिना वह शादी नहीं करना चाहता था। एक बार तो वह उनके दिल को ठेस पहुंचाकर चला गया था। अब नहीं, जब वह अपने डैड के पास जाता है तो उसे देखकर रघुवंश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे अपने पास आने से मना करती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है और उनके सीने से लग जाता है और कहता है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करिए, मैं आ गया हूँ ना। और अपने डैड की इतनी सेवा करता है कि वह उसकी सेवा और प्यार से जल्द ठीक भी हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। घर आकर देखते हैं कि नीता और उसका पति भी वहाँ मौजूद हैं और घबराहट में इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। रोनित के पूछने पर पता चलता है कि युवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से युवी को पुलिस हिरासत में ली गई। रोनित सुनते ही भाग खड़ा होता है। नीता और उसके पति रघुवंश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं। रघुवंश जी उन्हें गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था। नीता रोने लगती है। शालिनी जी कहती हैं कि घर के लोग घर से चले जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं जाते हैं। नीता अपनी भाभी के गले लग जाती है। अब सब रोनित और युवी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद रोनित युवी को थाने से छुड़ा कर ले आता है। डैड युवी पर गुस्सा होते हैं तो रोनित उन्हें संभाल लेता है, कहता है पिताजी, युवी बच्चा है, इससे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। युवी अपने डैड के गले लगकर माफ़ी मांगता है और रोनित भी अपने डैड के पास आता है और कहता है कि पिताजी, आपका सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश, आपके सपनों का गला घोंटकर इस घर से गया था। मैं जब नादान था समझ ही नहीं पाया आपके जज्बातों को, लेकिन मैं हमेशा पछतावे की आग में जलता रहा हूँ। मैंने मन में ठान लिया था कि कुछ करके दिखाना है। आपके आशीर्वाद से मैं आज मॉल का मालिक हूँ। रघुवंश जी कहते हैं कि बेटा तुम माफ़ी मत मांगो, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें मारा पीटा, घर से निकाल दिया, गला तो मैंने घोटा था तुम्हारे जज्बातों का। तुम्हें रुचि ही नहीं थी पढ़ने में, तब भी मैंने जोर दिया। तुम्हें घर से निकाल तो दिया था, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरती थी मैं ही जानता हूँ। मुझे मालूम है तुम अपनी माँ को फ़ोन किया करते थे। मैंने एक दिन शालिनी को तुमसे बात करते हुए देख लिया था। मैं हमेशा यही समझता रहा हूँ कि उच्च शिक्षित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर ही इंसान खुश रह सकता है। पैसे वाले लोगों को ही इस दुनिया में जीने का हक है, लेकिन उच्च शिक्षित होने का यह मतलब तो नहीं कि बच्चे अपने माता पिता का मान सम्मान ही भूल जाएं और केवल पैसा पैसा करते रहें और अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाएं कि कभी माँ बाप के साथ बैठकर खाना भी ना खा सकें। अगर ऐसा पैसा माँ बाप और औलाद के बीच में इतनी दूरियां पैदा कर देता है तो वो पैसा भला किस काम का। मेरे पास पैसा था और मेरे अच्छे से अच्छे इलाज भी हो रहा था, लेकिन मैं और ज़्यादा बीमार होता जा रहा था क्योंकि मेरा कोई भी बेटा मेरे पास नहीं था और यह गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर हॉस्पिटल में मैं तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मुझे फिर से ज़िंदगी मिल गई है।
जो काम 10-15 दिन में पैसा न कर पाया वो तुम्हारे आने के बाद हो गया। बोलते बोलते रघुवंशी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोनित अपने डैड के गले लग जाता है। कहता है इतने साल अलग रहा हूँ, अब अलग मत कीजिएगा। सब खुश हो जाते हैं। लॉकडाउन में ही रोनित और कोमल का रिश्ता पक्का हो जाता है। जिस लड़की को वंश ने रिजेक्ट करके अपने माँ बाप का सर झुका दिया था, रोनित ने उसी लड़की का हाथ थाम कर फिर से उनका सर ऊंचा कर दिया। कोमल ने एमबीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। शादी की तैयारियां जोर शोर पर थी। इसी बीच वहाँ वंश और टीना भी आ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो शादी की तैयारियां देखकर अनुमान लगाते हैं कि युवी की शादी हो रही होगी। शालिनी जी देखती हैं तो चौंक जाती हैं। वंश और टीना उनके गले लग जाते हैं। तभी वहाँ रघुवंश जी भी आ जाते हैं। बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। वह दोनों सबके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। वंश कहता है कि मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। जो मैंने किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता है। हम लालच में इतने अंधे हो गए थे कि अपना देश छोड़कर विदेश जा बसे। परिवार का महत्व क्या होता है, इसका एहसास हमें उस वक्त हुआ जब हमने अपने 3 माह के बेटे को खोया। गोरों के देश में मदद तो क्या, 2 दिलासे के बोल भी बोलने वाला कोई ना था। विदेश में जाकर हमें एहसास हुआ कि अपने देश भारत से अच्छा कोई भी देश नहीं है। अपने गांव की भी ज़िंदगी विदेश से लाख जगह अच्छी है। कम से कम यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ तो देते हैं। वहाँ तो कोई मरते हुए को भी नहीं पूछता। टीना कहती है कि हम दोनों ने खुद ही एक दूसरे को संभाला। हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें अपने माँ बाप और अपनों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। हमें तब एहसास हुआ कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब उनकी औलाद उनसे दूर चली जाती है। दोनों रोने लगते हैं। रघुवंशी उन्हें माफ़ कर देते हैं। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वंश कोमल को देखकर चौंक जाता है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वह कोमल से भी अपने किए की माफ़ी मांगता है और अपने बड़े भाई को सैल्यूट करता है। लॉकडाउन के बाद शादी हो जाती है और कोमल वंश युवी तीनों मिलकर अपनी कंपनी संभालते हैं। डूबी हुई कंपनी को फिर से ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और अब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अब रघुवंश जी और शालिनी जी बहुत ज़्यादा खुश थे और घर में शांति के लिए पूजा रखवाई, जो पूर्ण विधि के साथ संपन्न हुई। बेशक पैसा ज़रूरी है जीवन में, लेकिन पैसों के खातिर कभी भी अपने माता पिता के मान सम्मान, अरमान, जज्बातों और मर्यादाओं का कत्ल ना करें। कभी भी जो काम पैसा नहीं कर पाता है वो अपने के 2 मीठे बोल कर देते हैं। पैसा होने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी बनाए रखने वाला व्यक्ति ही महान होता है। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।